प्रिय व्यूअर्स, आईएएस प्रारंभिक परीक्षा 2020 के मद्देनजर हमारी टीम ने आपके लिए जून 2019 से अप्रैल 2020 तक के समसामयिक घटनाओं का विषयवार संकलन तैयार किया है। इसके लिए दृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल के साप्ताहिक करंट न्यूज बुलेटिन को विषयवार संकलित किया गया है। इसके जरिए आप राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे विषयों से जुड़ी सभी बड़ी और महत्वपूर्ण घटनाओं का एक साथ क्विक रिवीजन कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए हर एक रिवीजन वीडियो के साथ पीडीएफ भी उपलब्ध कराई जाएगी। उम्मीद है हमारी यह पहल आपकी सुनिश्चित सफलता के लिए उपयोगी साबित होगी। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। जल की सभी समस्याओं को एक ही मंत्रालय के अधीन लाने के मकसद से सरकार ने एक नए मंत्रालय का गठन किया है। इस मंत्रालय का नाम है जल शक्ति मंत्रालय और श्री गजेंद्र सिंह शेखावत को इस नए मंत्रालय का मंत्री बनाया गया है। साथ ही रतन लाल कटारिया को इस मंत्रालय के लिए राज्य मंत्री का पद दिया गया है। जल शक्ति मंत्रालय का गठन जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय और पेयजल व स्वच्छता मंत्रालय का आपस में विलय करके किया गया। अब देश में पानी से जुड़े हर तरह के मुद्दे को यही मंत्रालय डील करेगा। इसके कार्यों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय जल विवाद, नमामि गंगे प्रोजेक्ट, इसकी सहायक व उप सहायक नदियों से जुड़े मुद्दे और स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने जैसे कार्य शामिल हैं। आपको बता दें कि एनडीए सरकार के पिछले कार्यकाल में क्लीन गंगा प्रोजेक्ट को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से लेकर जल संसाधन मंत्रालय को सौंपा गया था और 2014 में बड़े बजट एलोकेशन के साथ नमामि गंगे प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति 2019 का मसौदा जारी किया। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में गठित समिति ने यह मसौदा मंत्रालय को सौंपा था। देश में प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा में बदलाव और नई व्यवस्थाओं को लागू करने के मकसद से कस्तूरी रंगन समिति ने यह मसौदा तैयार किया था। इस मसौदे में पुरानी शिक्षा नीति को भी शामिल किया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले 1986 में शिक्षा नीति जारी की गई थी, जिसे 1992 में संशोधित किया गया। बहरहाल वर्तमान ड्राफ्ट में त्रिभाषा फॉर्मूला को आगे भी जारी रखने की बात कही गई थी, जिसका मकसद भारत जैसे बहुभाषी देश में बहुभाषीय संवाद की क्षमता को बढ़ाना था। इस फॉर्मूले के तहत हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी, अंग्रेजी के अलावा भारत के अन्य हिस्सों में बोली जाने वाली आधुनिक भाषा में पढ़ने का प्रावधान है, जबकि गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी, अंग्रेजी के साथ कोई एक क्षेत्रीय भाषा पढ़ने का प्रावधान है। हालांकि गैर हिंदी भाषी राज्यों में बढ़ते विवाद को देखते हुए मंत्रालय ने इस मसौदे को संशोधित कर त्रिभाषा फॉर्मूले से हिंदी की अनिवार्यता खत्म कर दी है। आपको बता दें कि त्रिभाषा फॉर्मूले को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में अपनाया गया था। मंत्रालय ने अगले 5 सालों में उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और उपलब्धता को सुधारने के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए के एक्शन प्लान को लॉन्च करने की भी योजना बनाई है। इसके लिए 10 समितियों के विशेषज्ञों ने इक्विप यानी एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इंक्लूजन प्रोग्राम प्रोजेक्ट बनाया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम किसान योजना में व्यापक रूप से विस्तार की अनुमति दी है। पीएम किसान योजना का मतलब पीएम किसान सम्मान निधि से है। इस निर्णय के बाद भूमि जोत वाले सभी किसान परिवारों को योजना का लाभ मिलेगा। अब लगभग 2 करोड़ अतिरिक्त किसान इस योजना में शामिल होंगे। इस योजना से लगभग 14.5 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। योजना में एक्सक्लूजन क्राइटेरिया पहले की तरह ही लागू रहेगा। आपको बता दें कि पीएम किसान योजना अंतरिम बजट 2019-20 में लॉन्च की गई थी। इसके तहत छोटे और सीमांत किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जानी है। हर 4 महीने पर 2,000 रुपए की एक किस्त डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए दी जाएगी। पहले यह योजना 2 हेक्टेयर भूमि जोत वाले किसानों पर लागू थी। हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने नेशनल पीपल्स पार्टी को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा दे दिया है। यह राष्ट्रीय दर्जा पाने वाली पूर्वोत्तर भारत की पहली पार्टी बन गई है। नेशनल पीपल्स पार्टी यानी एनपीपी के अध्यक्ष मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा हैं। एनपीपी की स्थापना पूर्व लोकसभा स्पीकर पूर्णो ए संगमा ने 2013 में की थी। एनपीपी को 4 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और नागालैंड में राज्य स्तरीय राजनीतिक दल का दर्जा मिला हुआ था।
आपको बता दें कि किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दर्जा पाने के लिए शर्तें इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के तहत बताई गई हैं। इसमें दी गई शर्तों में से किसी एक को पूरा करना जरूरी है। इन शर्तों के मुताबिक पार्टी को लोकसभा चुनावों में 4 राज्यों में 6% वोट पाने के साथ ही 4 लोकसभा सीटें जीतना जरूरी है। दूसरी शर्त के मुताबिक पार्टी को कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा में 2% सीटों पर जीत मिलनी चाहिए। तीसरी शर्त है कि पार्टी को 4 या इससे अधिक राज्यों में स्टेट पार्टी की पहचान मिली होनी चाहिए। एनपीपी इन शर्तों में से तीसरी शर्त को पूरा करती है। सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को ये शर्तें आगे आने वाले सभी लोकसभा चुनावों में पूरी करनी होती हैं। ऐसा न होने पर इनका राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा समाप्त हो जाता है। वर्तमान में 8 दलों को राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का दर्जा मिला हुआ है। एनपीपी के पहले 2016 में पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा पाने वाली 7वीं पार्टी बन गई थी। हाल ही में केंद्र सरकार ने 8 कैबिनेट समितियों का ब्यौरा जारी किया है। इस बार 2 नई समितियां भी शामिल की गई हैं, एक निवेश पर, वहीं दूसरी रोजगार और कौशल विकास पर। दोनों नई समितियां सरकार के फोकस क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। दोनों का ही लक्ष्य रोजगार का सृजन है। निवेश पर बनी समिति उन कार्यक्रमों की पहचान करेगी जिन्हें समय सीमा के अंदर लागू किया जाना है। इसमें 1000 करोड़ रुपए या इससे अधिक या कोई अन्य क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स शामिल होते हैं जो अवसंरचना और विनिर्माण से संबंधित होते हैं। यह समिति ऐसे कार्यक्रमों की निगरानी भी करेगी। वहीं रोजगार और कौशल विकास पर बनी समिति कौशल विकास की पहलों, समितियों, कार्यक्रमों और नीतियों को दिशा प्रदान करेगी। यह समिति कौशल विकास से संबंधित पहलों के लिए लक्ष्य भी निर्धारित करेगी। आपको बता दें कि कैबिनेट समितियां गैर संवैधानिक अथवा संविधानेतर समितियां होती हैं। रूल्स ऑफ बिजनेस में इनकी स्थापना का जिक्र मिलता है। ये समितियां स्थायी और तदर्थ 2 प्रकार की होती हैं। हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने राष्ट्रीय डेटा वेयर हाउस स्थापित करने का प्रस्ताव पेश किया है। इसका मकसद मैक्रो इकोनॉमिक एग्रीगेट्स जैसे मुद्रास्फीति, मूल्य स्तर, राष्ट्रीय आय, जीडीपी आदि की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए डेटा का विश्लेषण करने वाले उपकरणों का लाभ उठाना है। मंत्रालय के मुताबिक एक ऐसा विधायी ढांचा तैयार करने की कोशिश है जिसके तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग आज़ादी के साथ काम कर सके और राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली में सुधार के लिए समग्र मार्गदर्शन दे सके। दरअसल पिछले कुछ समय से सांख्यिकीय प्रणाली से प्रासंगिक और गुणवत्तापूर्ण आंकड़े तैयार करने की मांग बढ़ रही है। बीते दिनों सीएसओ और एनएसएसओ का विलय इन्हीं बढ़ती मांगों को पूरा करने का एक प्रयास है। दूसरी तरफ हाल के वर्षों में आर्थिक विशेषज्ञों द्वारा जीडीपी के आंकड़ों पर सवाल उठाए गए हैं। ऐसा माना जाता रहा है कि जीडीपी का अनुमान लगाना एक जटिल कार्य है क्योंकि अनुमान अपूर्ण डेटा प्रणाली में लगाया जाता है। लिहाजा इन सुधारों का मकसद ऐसे आंकड़ों को सटीक बनाना है। गृह मंत्रालय ने अवैध तरीके से देश में रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान कर उन्हें देश से बाहर करने के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके लिए मंत्रालय ने असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को आधार बनाकर फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ऑर्डर 1964 को संशोधित किया है। इस संशोधन के मुताबिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे ट्रिब्यूनल स्थापित करेंगे जिनका काम देश में अवैध तरीके से रह रहे विदेशियों की पहचान करना होगा। हालांकि इससे पहले ऐसे ट्रिब्यूनल्स को स्थापित करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास ही था। संशोधन में इस बात का जिक्र भी है कि जिला मजिस्ट्रेट ऐसे लोगों को ट्रिब्यूनल से संपर्क करने के लिए कह सकते हैं जिन्होंने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में उनका नाम होने की स्थिति में कोई दावा पेश नहीं किया है। लिहाजा ट्रिब्यूनल यह निर्णय ले सकेगा कि वह व्यक्ति विदेशी है या नहीं। संविधान का फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ऑर्डर 1964 यह कहता है कि केंद्र सरकार ट्रिब्यूनल से सवाल कर सकती है कि कोई विदेशी व्यक्ति फॉरेनर्स एक्ट 1946 के अंतर्गत विदेशी है अथवा नहीं। गौरतलब है कि फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल एक अर्ध न्यायिक निकाय है। यह ट्रिब्यूनल इस बात की जांच करता है कि देश में अवैध तरीके से रहने वाला व्यक्ति विदेशी है अथवा नहीं। यदि पुलिस किसी ऐसे विदेशी को गिरफ्तार करती है जो अवैध तरीके से रह रहा हो तो उसे किसी स्थानीय अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा। साथ ही पासपोर्ट अधिनियम 1920 अथवा फॉरेनर्स एक्ट 1946 के तहत
ऐसे व्यक्ति को 3 माह से लेकर 8 साल तक की जेल की सजा भी मिल सकती है। कॉरपोरेट मंत्रालय से आ रही एक खबर के मुताबिक सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी ICAI की तर्ज पर वैल्यूअर्स यानी मूल्यांकनकर्ताओं के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान बनाने की योजना बना रही है। मंत्रालय के मुताबिक मौजूदा वक्त में मूल्यांकनकर्ताओं की पर्याप्त संख्या है जिससे एक राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की जा सकती है। गौरतलब है कि पंजीकृत मूल्यांकनकर्ताओं की संकल्पना कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा लाई गई है, जो मूल्यांकनकर्ताओं के पेशे के विकास और विनियमन के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करता है। दरअसल इन वैल्यूअर्स के जरिए व्यापार और परिसंपत्तियों का मूल्यांकन किया जाता है ताकि इसके सही मूल्य का पता लगाया जा सके। आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में लगभग 2000 रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स हैं जिन्हें इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा रेगुलेट किया जाता है। वर्तमान में पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता संगठन की संख्या 11 है। उम्मीद जताई जा रही है कि कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय मूल्यांकनकर्ताओं को विनियमित करने के लिए जल्द ही एक विधेयक लाने वाली है। चोरी हुए फोन्स को ट्रैक करने के लिए और उनके डेटा को गलत इस्तेमाल से बचाने के लिए संचार मंत्रालय जल्द ही IMEI डेटाबेस जारी करने वाला है। 15 अंकों वाले IMEI के लिए मंत्रालय एक सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर तैयार करेगा। इसके जरिए चोरी हुए फोन्स पूरी तरह बंद किए जा सकेंगे। दरअसल चोरी हुए फोन की पुलिस शिकायत के बाद टेलीकॉम विभाग को सूचना देने पर फोन के IMEI नंबर को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद उस फोन में किसी भी कंपनी के सिम कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। आपको बता दें कि इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी यानी IMEI नंबर एक यूनिक नंबर होता है जिसके जरिए किसी भी फोन की पहचान की जा सकती है। इस डेटाबेस में ब्लैक, व्हाइट और ग्रे 3 तरह की लिस्ट होंगी। ब्लैक लिस्ट वाले फोन्स पूरी तरह काम करना बंद कर देंगे, जबकि व्हाइट लिस्ट वाले फोन्स काम करते रहेंगे और उन्हें खरीदा और बेचा भी जा सकेगा। वहीं ग्रे लिस्ट वाले फोन्स को कुछ शर्तों के तहत काम करने की इजाजत मिलेगी। हम इस समय हैं लेह के हेमिस गोनपा यानी हेमिस मोनेस्ट्री में। इसी गोनपा के नाम पर ही यहाँ के नेशनल पार्क का नाम हेमिस नेशनल पार्क पड़ा। यहाँ से आपको एक खबर बताते हैं। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने विधेयक संबंधी संवैधानिक प्रावधानों पर पुनर्विचार करने की सलाह दी है। संसद की उत्पादकता को बढ़ाने के मकसद से विधेयकों के लंबित और उनके निष्प्रभावी होने संबंधी प्रावधानों पर विचार करने की बात कही गई है। दरअसल 16वीं लोकसभा के विघटन के बाद 22 विधेयक निष्प्रभावी या लैप्स हो गए, जबकि वे लोकसभा में पेश हो चुके थे। लिहाजा उन्हें पारित करने के लिए लोकसभा में फिर से पेश करना होगा। वेंकैया नायडू ने दूसरी सलाह दी है कि अगर कोई भी बिल 5 सालों के भीतर पारित नहीं हो पाता है तो उसे भी लैप्स माना जाना चाहिए। गौरतलब है कि 1987 का द इंडियन मेडिकल काउंसिल संशोधन विधेयक 32 सालों से राज्यसभा में लंबित है। संविधान के अनुच्छेद 107(5) में कहा गया है कि कोई विधेयक जो लोकसभा में लंबित है या जो लोकसभा से पारित हो चुका है और राज्यसभा में लंबित है, वह लोकसभा के विघटन के बाद लैप्स हो जाएगा। वहीं अनुच्छेद 107(4) के मुताबिक राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है, वह लोकसभा के विघटन के बाद लैप्स नहीं होगा। अगली खबर देखते हैं। राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट का बेहद अहम फैसला आया है, जिसमें कोर्ट का फैसला कैजुअल वैकेंसी के पक्ष में आया है। गुजरात में 2 राज्यसभा सीटों के लिए होने वाले चुनाव पर विवाद खड़ा हो जाने से मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। दरअसल चुनाव आयोग ने दोनों सीटों पर अलग अलग चुनाव कराने के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन जारी किया है, लेकिन कांग्रेस ने दोनों ही सीटों पर एक साथ चुनाव कराए जाने की मांग की है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर खाली हुई सीटों की प्रकृति के बारे में पूछा। जब किसी भी सदन के लिए उपचुनाव की स्थिति पैदा हो जाती है तो उसे कैजुअल वैकेंसी कहते हैं। इसकी चर्चा जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 147 से 151 में की गई है। वहीं कार्यकाल पूरा होने के बाद सीट खाली होने पर उसे स्टैट्यूटरी या रेगुलर वैकेंसी कहते हैं। कानून के मुताबिक राज्यसभा या विधान परिषद में कैजुअल वैकेंसी के लिए अलग अलग और रेगुलर वैकेंसी के लिए एक साथ चुनाव कराए जाने का प्रावधान है। मौजूदा गुजरात चुनाव में संख्या बल के मुताबिक जीत हासिल करने के लिए एक उम्मीदवार को प्रथम वरीयता के 59 वोट चाहिए।
जब दोनों सीटों के लिए एक ही बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो कांग्रेस और भाजपा दोनों को एक एक सीट पर आसानी से जीत मिल पाएगी, क्योंकि भाजपा के पास 100 और कांग्रेस के पास 71 विधायक हैं। लेकिन अलग अलग बैलेट पेपर से चुनाव होने से विधायक अलग अलग वोट करेंगे। ऐसे में भाजपा के पास 100 विधायक होने से दोनों ही सीटें उसकी झोली में चली जाएंगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी 1994 और 2009 में अलग अलग चुनाव कराने के पक्ष में फैसला दिया था। आपको बता दें कि राज्यसभा में चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में 30 जून 2020 से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत सभी राशन कार्ड्स का डेटा एक सर्वर से कनेक्ट किया जाएगा। इसके तहत लाभार्थी देश के किसी भी हिस्से में स्थित राशन की दुकान से सब्सिडी वाला अनाज खरीद सकेंगे। इसके लिए लाभार्थी का राशन कार्ड आधार से लिंक होना जरूरी होगा। सभी राज्यों को इस योजना की तैयारी के लिए 1 साल का वक्त दिया गया है। इस दौरान राज्यों को सभी राशन दुकानों में पॉइंट ऑफ सेल यानी POS मशीन का उपयोग शुरू करना होगा। आपको बता दें कि मौजूदा समय में 10 राज्यों में 100% POS मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है। साथ ही सभी राशन दुकानें इंटरनेट से जुड़ी हैं। इसलिए इन राज्यों में लाभार्थी किसी भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान से अनाज ले सकते हैं। इस योजना के जरिए रोजगार के सिलसिले में एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाले गरीब प्रवासी कामगारों को भी सब्सिडी वाला अनाज मिल सकेगा। एक अन्य घोषणा द्वारा सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत फोर्टिफाइड चावल के वितरण के लिए पायलट प्रोजेक्ट लागू करने के लिए कहा है। यह केंद्र प्रायोजित योजना है। एक खबर के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय नेचुरल लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए एक एक्शन प्लान पर विचार कर रहा है। इसके लिए मंत्रालय जल्द ही कैबिनेट के सामने 450 करोड़ रुपए का एक प्रस्ताव पेश करेगा। इसे PM साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल यानी PMSTIAC के मुख्य मिशन के तौर पर देखा जा रहा है। PMSTIAC एक व्यापक परिषद है जो विशिष्ट विज्ञान और प्रौद्योगिकी डोमेन में स्थिति का आकलन करने, विशिष्ट एक्शन प्लान तैयार करने और भविष्य के रोडमैप को विकसित करने का काम करता है और इसके मुताबिक प्रधानमंत्री को सलाह भी देता है। इसके मौजूदा अध्यक्ष के विजय राघवन हैं। बहरहाल नेचुरल लैंग्वेज ट्रांसलेशन एक तरह का राष्ट्रीय मिशन होगा जिसके जरिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी को सभी के लिए आसान बनाया जाएगा। मंत्रालय का मकसद अंग्रेजी और किसी स्थानीय भारतीय भाषा में विज्ञान के विषयों को पढ़ाना और शोध सामग्री को मुहैया कराना है। इसमें यांत्रिकी अनुवाद और मानव अनुवाद के सहयोग से अनुवाद की प्रक्रिया सरल बनेगी। IT मंत्रालय का यह प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब भाषा की समस्या को लेकर देश भर में विवाद चल रहा है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से IT मंत्रालय के नेतृत्व में इस मिशन को लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि अनुवाद मिशन का विचार मुख्य रूप से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का था। नेशनल नॉलेज कमीशन की सिफारिश पर इस मिशन की स्थापना की गई थी। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति द्वारा गठित मधुमक्खी पालन विकास समिति ने अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दे दिया है। रिपोर्ट की सबसे अहम सिफारिश यह है कि मधुमक्खियों को कृषि के लिए एक निवेश माना जाए और भूमिहीन मधुमक्खी पालकों को किसान माना जाए। कमेटी के मुताबिक शहद और मधुमक्खी उत्पादों के भंडारण, प्रसंस्करण और मार्केटिंग के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर बुनियादी ढांचे के निर्माण की जरूरत है। कमेटी ने मधुमक्खी के अनुकूल वनस्पतियां लगाने और महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को इनका प्रबंधन देने की सलाह दी है। एडवांस्ड रिसर्च के लिए मधुमक्खी पालन को एक विषय के रूप में मान्यता दिए जाने की भी बात कही गई है। रिपोर्ट में राज्य सरकारों द्वारा मधुमक्खी पालकों को प्रशिक्षित करने की सिफारिश भी है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के मुताबिक 2017-18 में शहद उत्पादन में भारत 8वें पायदान पर था। कृषि मंत्रालय के अनुसार 2014-15 में 29.6 हजार टन के बरक्स, 2017-18 में 51.5 हजार टन शहद का उत्पादन हुआ। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देबरॉय की अध्यक्षता में मधुमक्खी पालन विकास समिति गठित की गई थी। इसका मकसद भारत में मधुमक्खी पालन के तरीकों को उन्नत बनाना और 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुनी करने की राह को आसान बनाना है।
कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। यह समिति कृषि क्षेत्र में सुधार के उपाय और उसके समयबद्ध क्रियान्वयन के बारे में सुझाव देगी। समिति किसानों की आय को दोगुनी करने के साथ कृषि क्षेत्र में सुधारों को अपनाने के तरीकों पर चर्चा करेगी। कृषि उत्पाद, मवेशी, अनुबंध कृषि और सेवाएं संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2018 में सुधार और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में ऐसे बदलाव के लिए उपाय सुझाना है जिनसे कृषि क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित किया जा सके। समिति से बाजार सुधारों के बारे में उपाय सुझाने के लिए भी कहा गया है। इसके तहत ई-नाम, ग्राम जैसी केंद्र प्रायोजित योजनाओं को बाजार से लिंक करने के तरीकों पर भी समिति विचार करेगी। कृषि निर्यात को बढ़ाने और कृषि तकनीकों को उन्नत बनाने के लिए भी समिति जरूरी सुझाव देगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को समिति का संयोजक बनाया गया है। नीति आयोग में कृषि मामला देखने वाले सदस्य रमेश चंद्र बतौर सदस्य सचिव शामिल होंगे। यह समिति 2 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के मुताबिक फोर्टिफाइड राइस से जुड़ी केंद्र प्रायोजित पायलट योजना को मंजूरी मिल चुकी है। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने यह जानकारी दी। उनके मुताबिक फोर्टिफाइड राइस को जन वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के जरिए जरूरतमंदों तक पहुंचाए जाने की योजना है। दरअसल इस योजना को सरकार की मंजूरी इस साल के मार्च महीने में ही मिल गई थी। इस पायलट योजना को 3 साल के लिए मंजूरी मिली है। इस योजना में पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों को केंद्र सरकार 90% वित्तीय सहायता देगी। वहीं अन्य राज्यों को 75% सहायता दी जाएगी। पहले चरण में आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक सहित 15 राज्यों को योजना में शामिल किया गया है। आपको बता दें कि फोर्टिफिकेशन कुपोषण से लड़ने की एक रणनीति है। इसके तहत प्रमुख विटामिन और खनिज जैसे कि आयरन, आयोडीन, जिंक, विटामिन ए और डी को खाद्य पदार्थों में समाहित कर दिया जाता है। इससे खाद्य पदार्थों की पोषकता बढ़ जाती है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने निर्भया फंड के इस्तेमाल को लेकर लोकसभा में राज्यवार आंकड़ा पेश किया। इसके मुताबिक 2015 से 2018 के दौरान राज्यों और संघ शासित प्रदेशों ने निर्भया फंड के लिए दिए गए बजट का महज 20% ही इस्तेमाल किया है। निर्भया फंड का इस्तेमाल करने के मामले में चंडीगढ़, मिजोरम, उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश शीर्ष राज्य हैं। इस मामले में सबसे खराब स्थिति मणिपुर, महाराष्ट्र और लक्षद्वीप की रही है। इन तीनों ने फंड का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है। गौरतलब है कि निर्भया फंड की स्थापना 2013 में 1000 करोड़ रुपए के शुरुआती फंड के साथ की गई थी। इसके तहत जिन योजनाओं के लिए फंड दिया जाता है उनमें शामिल हैं इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम, सेंट्रल विक्टिम कंपनसेशन फंड, साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, वन स्टॉप स्कीम, महिला पुलिस वॉलंटियर और वुमेन हेल्पलाइन स्कीम का सार्वभौमिकरण। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक किसी भी राज्य ने साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन स्कीम के तहत आवंटित फंड का इस्तेमाल नहीं किया। साथ ही 18 राज्यों ने इमरजेंसी रिस्पांस फंड का इस्तेमाल नहीं किया। विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के आरक्षण से जुड़ा विधेयक लोकसभा से पारित हो गया है। राज्यसभा में इसके पारित होते ही 41 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो जाएगा। द सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रिजर्वेशन इन टीचर्स कार्डर बिल 2019 नामक इस विधेयक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की भी व्यवस्था है। यह बिल मार्च 2019 में लाए गए उस अध्यादेश की जगह लेगा जिसमें 200 पॉइंट रोस्टर का प्रावधान था। यह विधेयक संसद के अधिनियमों द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान और केंद्र सरकार से सहायता प्राप्त करने वाले संस्थानों के लिए है। इस विधेयक में किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय को एक इकाई मानने का प्रावधान है, जबकि 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन्हें इकाई मानने से इनकार कर दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को कायम रखा था। दरअसल 13 पॉइंट रोस्टर में संस्थान को एक विभाग माना जाता है, जबकि 200 पॉइंट रोस्टर में इकाई माना जाता है। 13 पॉइंट रोस्टर में नियुक्ति के लिए एससी वर्ग को कम से कम 7 और एसटी वर्ग को कम से कम 14 पदों की वैकेंसी का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन 200 पॉइंट रोस्टर लागू होने से इस समस्या का समाधान हो सकेगा।
कैबिनेट ने जेंडर न्यूट्रल प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट यानी पोक्सो एक्ट 2012 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत बच्चों के साथ गंभीर यौन दुराचार के सभी मामलों में मृत्यु दंड की सजा की अनुमति दी गई है। इस संशोधन के जरिए 21 प्रकार के यौन अपराधों को एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की श्रेणी में लाया गया है। पोक्सो अधिनियम की धारा 6 में संशोधन को मंजूरी देकर सरकार ने ऐसे मामलों में न्यूनतम सजा के वर्तमान 10 साल के प्रावधान को बढ़ाकर 20 साल कर दिया है। अधिकतम सजा के तौर पर अब आजीवन कारावास या मृत्यु दंड का प्रावधान कर दिया गया है। पुलिस, सशस्त्र सेनाओं, रिश्तेदारों, लोक सेवकों या रिमांड अर्थात प्रोटेक्शन होम्स के मैनेजमेंट, हेल्थ केयर के मैनेजमेंट या स्टाफ द्वारा बच्चों के रेप के मामले एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में शामिल हैं। साथ ही शैक्षणिक या धार्मिक संस्थानों के परिसर में रेप और हथियार के बल पर बच्चों के लगातार रेप या गैंग रेप या यौन दुराचार भी इसी श्रेणी में शामिल हैं। बच्चों को फिजिकली या सेक्सुअल ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाकर किए जाने वाले रेप, गर्भाधान या यौन दुराचार की वजह से जीवन के लिए खतरनाक इन्फेक्शन से जीवन भर जूझने की स्थिति, रेप के साथ साथ अटेम्प्ट टू मर्डर जैसी स्थितियां भी गंभीर रूप से यौन दुराचार की श्रेणी में हैं। सांप्रदायिक हिंसा के दौरान बच्चों के पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की स्थिति में भी अधिकतम मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। संशोधन में आपदा पीड़ित या प्राकृतिक आपदा पीड़ित बच्चों के साथ यौन दुराचार की एक एडिशनल कैटेगरी को भी जोड़ा गया है और इन स्थितियों में आजीवन कारावास या मृत्यु दंड की अधिकतम सजा का प्रावधान किया गया है। पोक्सो एक्ट की धारा 4 में संशोधन को मंजूरी देते हुए कैबिनेट ने 16 से 17 वर्ष के बच्चों के साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की स्थिति में न्यूनतम सजा 7 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दी है। यदि बच्चे की उम्र 16 वर्ष से कम है तो न्यूनतम 20 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। इन दोनों मामलों में अधिकतम सजा को पहले की तरह बरकरार रखा गया है। सेक्सुअल असॉल्ट की परिभाषा को विस्तार देते हुए बच्चों के हार्मोन्स को प्रभावित कर उन्हें कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन में शामिल करने के कृत्य को भी इसकी परिभाषा में शामिल कर लिया गया है। वहीं चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले जो सेक्सुअल असॉल्ट का कारण बनते हैं, उनके लिए कठोर मानक निर्धारित किए गए हैं। कमर्शियल इस्तेमाल के लिए पोर्नोग्राफी पदार्थों को रखने पर 3 से 5 साल की सजा या जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान है। इन पदार्थों के बारे में रिपोर्ट न करना, नष्ट करना या इनका प्रसार करना अब अपराध माना जाएगा। सरकार विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के पास उपलब्ध डेटा का संग्रह कर नागरिकों का सेंट्रल वेलफेयर डेटाबेस बनाने पर विचार कर रही है। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 में इस बाबत जानकारी दी गई है। इस डेटाबेस का इस्तेमाल नागरिकों, खासकर गरीबों के जीवन को आसान बनाने के लिए किया जा सकेगा। हालांकि इसके लिए डेटा प्राइवेसी के लीगल फ्रेमवर्क के अधीन रहते हुए काम करना होगा। डेटा सेट्स को शुरुआत में आधार नंबर की सीडिंग के द्वारा आपस में लिंक करने पर विचार किया गया है। ज्यादातर डेटा का उत्पादन जनता के द्वारा करने और उनका इस्तेमाल जनता के लिए किए जाने के सिद्धांत को अपनाया गया है। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक सरकारों के पास पहले से ही प्रशासनिक डेटा मसलन जन्म एवं मृत्यु रिकॉर्ड, पेंशन, टैक्स रिकॉर्ड और मैरिज रिकॉर्ड इत्यादि उपलब्ध हैं। इसी तरह सर्वे डेटा जैसे सेंसस, नेशनल सैंपल सर्वे डेटा और ट्रांजैक्शन डेटा जैसे ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट डेटा, यूपीआई डेटा इत्यादि सरकार के पास हैं। ये डेटा सेट्स अब तक विभिन्न सरकारी संस्थाओं में बिखरे पड़े हैं। यदि इन सभी डेटा को एक जगह संग्रहित कर दिया गया तो एविडेंस बेस्ड पॉलिसी बनाना और नागरिकों को ईज ऑफ लिविंग प्रदान करना सरकार के लिए आसान हो जाएगा। साथ ही कल्याणकारी योजनाओं को लक्षित करने, बिखरे हुए बाजारों को समेकित करने, लोक सेवाओं की जवाबदेहिता बढ़ाने और शासन में नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने में सरकार इनका इस्तेमाल कर सकेगी। सरकार इस डेटाबेस के कुछ हिस्सों का लाभ के लिए कमर्शियल इस्तेमाल करने के पक्ष में है ताकि सरकार पर वित्तीय दबाव को कम किया जा सके। इसी कड़ी में शुल्क वसूलकर सेलेक्टेड डेटाबेस तक प्राइवेट सेक्टर की पहुंच बनाने की सिफारिश भी की गई है। आपको बता दें कि ये सिफारिशें उस समय आई हैं जब देश की डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी को फाइनल करने पर जोर शोर से काम चल रहा है। 2017 में मवेशियों से संबंधित जारी नियमों को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। पशु व्यापारियों और ट्रांसपोर्टर्स के एक संगठन बफेलो ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में पशु क्रूरता नियमों में ढील दिए जाने की मांग की है।
याचिका में कहा गया है कि 2017 में अधिसूचित नियमों का इस्तेमाल मवेशियों को जब्त करने के एक उपकरण के रूप में किया जा रहा है। इनके मुताबिक मवेशियों को जबरन जब्त कर लिया जाता है और फिर उन्हें गौशालाओं में भेज दिया जाता है। जस्टिस S.A. बोबडे की अगुवाई वाली पीठ ने सरकार से इस बाबत जवाब मांगा है। दरअसल यह याचिका प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स, केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ केस प्रॉपर्टी एनिमल्स रूल्स 2017 के तहत दायर की गई हैं। आपको बता दें कि ये नियम प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960 के तहत बनाए गए थे। इस नियम के मुताबिक मजिस्ट्रेट को पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मुकदमे का सामना करने वाले मालिक के मवेशियों को जब्त करने का अधिकार है, जबकि 1960 के कानून की धारा 29 क्रूरता का दोषी साबित हो जाने के बाद मवेशियों को जब्त करने की इजाजत देती है। गौरतलब है कि 1960 के कानून की धारा 38A में इस बात का प्रावधान है कि इस कानून के तहत बनाए गए किसी भी नियम को संसद के दोनों ही सदन से पारित कराना जरूरी है। लेकिन 2017 में अधिसूचित नियमों को अभी तक संसद के पटल पर नहीं रखा गया है। केंद्र सरकार जल्द ही नेशनल रिपोजिटरी ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ क्रिमिनल्स बनाने पर विचार कर रही है। इसका अर्थ है कि सरकार अपराधियों के फोटोग्राफ्स का संग्रह तैयार करने पर विचार कर रही है। इसके साथ ही गुमशुदा बच्चों और अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज को फेशियल रिकॉग्निशन के जरिए ट्रैक करने की व्यवस्था करने पर भी विचार किया जा रहा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB ने इसके लिए ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम यानी AFRS के लिए बोली लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसे सितंबर तक पूरा किया जाना है। इसमें CCTV फुटेज के जरिए फेस कैप्चर कर उसे सेंट्रल सर्वर से मिलान कराने की सुविधा होगी और किसी ब्लैकलिस्टेड चेहरे से मिलान होने की स्थिति में अलर्ट भेजने की व्यवस्था भी होगी। शुरुआत में 1.5 करोड़ अपराधियों के फोटोग्राफ्स को एक जगह संग्रहित करने की योजना है। फेशियल इमेजेस के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सर्चेबल प्लेटफॉर्म के तौर पर यह रिपोजिटरी काम करेगी। AFRS में एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी को लागू किया जाएगा, जिसके तहत लॉगिन, पासवर्ड, फिंगरप्रिंट लॉगिन इत्यादि के जरिए सेंट्रल सर्वर तक पहुंच बनाई जा सकेगी। उचित प्राधिकारी द्वारा उन कैमरों में फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम को अटैच किया जाएगा जो बेहद संवेदनशील जगहों पर लगाए गए हों। अखबारों में छपी तस्वीरें, लोगों द्वारा भेजी गई तस्वीरें या स्केच वगैरह के साथ साथ छापेमारी के दौरान ली गई तस्वीरों वगैरह को फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम में जोड़ा जा सकेगा। इसके अलावा लिंग, उम्र, टैटूज इत्यादि के साथ इन तस्वीरों को टैग भी किया जा सकेगा। ओडिशा सरकार ने केंद्र की विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018 को राज्य में लागू कर दिया है। पिछले साल 5 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने गवाहों और उनके परिवार के लोगों की सुरक्षा के लिए बनाई गई केंद्र की इस योजना को सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में लागू करने का निर्देश दिया था। साथ ही भारत के राज्य क्षेत्र में हर एक अदालत के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे बाध्यकारी बनाया गया। विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम के तहत हर जिले में एक स्टैंडिंग कमेटी बनाने का प्रावधान है। जिला और सेशन जज कमेटी के अध्यक्ष होते हैं। साथ ही कमेटी में जिला पुलिस के प्रमुख को सदस्य और अभियोजन प्रमुख यानी हेड ऑफ प्रोसिक्यूशन को मेंबर सेक्रेटरी के तौर पर रखा जाता है। खतरे की स्थिति के मूल्यांकन के आधार पर गवाहों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कैटेगरी ए में वैसे मामले आते हैं जहां जांच, ट्रायल या इसके बाद गवाह या उसके परिवार के जीवन को खतरा हो। कैटेगरी बी में वैसे मामले हैं जहां गवाह या परिवार वालों की सुरक्षा, प्रतिष्ठा या संपत्ति को खतरा हो। और कैटेगरी सी में वैसे मामले हैं जहां खतरे का मॉडरेट लेवल हो और गवाह या उसके परिवार के सदस्यों को धमकाए जाने या उत्पीड़न का डर हो। इस योजना में गवाहों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान है, जैसे गवाह और अभियुक्त को जांच के दौरान आमने सामने न आने देने, गवाह की पहचान की सुरक्षा, गवाहों के रीलोकेशन, उनके घरों में सुरक्षा उपकरण लगाना और स्पेशली डिजाइन्ड कोर्ट रूम तैयार करना इत्यादि। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बीते दिनों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट पर रिपोर्ट जारी किया। रिपोर्ट पर विभिन्न हितधारकों की राय लेने के लिए इसे पब्लिक डोमेन में रखा गया है। डिजिटल हेल्थ की मदद से सार्वभौमिक स्वास्थ्य पहुंच को प्राप्त किया जा सकता है। नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट प्रधानमंत्री के उस विजन पर आधारित है जिसके तहत डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत देश के हर व्यक्ति तक सुविधाओं की पहुंच बनाना है।
नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट का मकसद एक ऐसा राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य वातावरण विकसित करना है जिससे सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त हो सके। डिजिटल सुविधाओं के माध्यम से क्षमतायुक्त, समावेशी, सब तक स्वास्थ्य की पहुंच सुनिश्चित करना है। इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी निजी सूचनाओं की सुरक्षा, गोपनीयता बनाए रखना भी इसके उद्देश्यों में शामिल है। स्वास्थ्य मंत्री ने जोर दिया कि एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने की जरूरत है जिसमें सभी हेल्थ इंफॉर्मेशंस को एकीकृत किया जा सके। गौरतलब है कि सरकार ने आयुष्मान भारत योजना लॉन्च की थी, जो कि आईटी प्लेटफॉर्म पर कार्यरत है। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर और निक्षय जैसी योजनाएं भी आईटी आधारित हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने 13 श्रम कानूनों को मिलाते हुए एक कोड बिल को मंजूरी दे दी है। यह कोड बिल व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की दशाओं से संबंधित है। इसका नाम है द कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस बिल 2019। यह कोड बिल आईटी एस्टेब्लिशमेंट समेत उन सभी व्यापार और सेवा क्षेत्र को शामिल करेगा जिनमें 10 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। यह बिल खानों और डॉक्स के मामले में एक कर्मचारी के कार्यरत होने की दशा में भी लागू होगा। कोड बिल के प्रावधानों के मुताबिक नियोक्ता को सालाना तौर पर कर्मचारियों का मुफ्त मेडिकल चेकअप कराना होगा। इसके साथ ही सभी कर्मचारियों को अपॉइंटमेंट लेटर देना भी जरूरी होगा। 5 श्रम कानूनों के तहत बनी विभिन्न समितियों की जगह पर नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाएगा। यह बिल असंगठित क्षेत्र के लगभग 40 करोड़ कामगारों को शामिल करता है। आपको बता दें कि सरकार 44 श्रम कानूनों को मिलाकर 4 लेबर कोड बनाने की तैयारी में भी है। द कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन बिल 2019 इन कोड्स में से दूसरा है। इसके पहले 3 जुलाई को पहले कोड ऑन वेजेस बिल 2019 को मंजूरी मिल चुकी है। ये कोड बिल जल्द ही संसद में रखे जाएंगे। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने मॉडल टेनेंसी एक्ट यानी एमटीए का ड्राफ्ट तैयार किया है। इसका मकसद मालिक और किराएदार दोनों के हितों की सुरक्षा करना है। इसके साथ ही परिसर को किराए पर देने और लेने के लिए एक जिम्मेदार और पारदर्शी वातावरण तैयार करना भी इसका लक्ष्य है। ड्राफ्ट एमटीए 2019 में विवाद के निपटारे के लिए एक मैकेनिज्म का प्रस्ताव है। इसके तहत रेंट अथॉरिटी, रेंट कोर्ट और रेंट ट्रिब्यूनल के गठन का प्रस्ताव रखा गया है। प्रस्ताव में मकान मालिकों द्वारा लिए जाने वाले सिक्योरिटी डिपॉजिट पर भी सीमा लगाई गई है। आवासीय संपत्ति के मामले में यह अधिकतम 2 माह के किराए के बराबर और गैर आवासीय संपत्ति के मामले में यह कम से कम 1 माह के किराए के बराबर होगा। इस मॉडल टेनेंसी एक्ट के प्रभाव में आने के बाद कोई भी संपत्ति बिना लिखित समझौते के किराए पर नहीं दी जा सकेगी। रेंट एग्रीमेंट के 2 महीने के भीतर संपत्ति के मालिक और किराएदार दोनों को ही रेंट अथॉरिटी को सूचना देनी होगी। इसके बाद रेंट अथॉरिटी 7 दिनों के भीतर दोनों पक्षों को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी करेगा। यह नया कानून सिर्फ नए किराएदारों पर लागू होगा। इस ड्राफ्ट को अभी सुझाव के लिए पब्लिक डोमेन में रखा गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 1985 के असम समझौते के क्लॉज 6 को लागू करने के लिए फिर से एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। इससे पहले पैनल का गठन जनवरी में किया गया था, लेकिन तब पैनल के अध्यक्ष एमपी बेजबरुआ ने इसमें हिस्सा लेने से मना कर दिया था। उनका यह निर्णय नॉर्थ ईस्ट में हुए नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध के चलते आया था। नवगठित समिति के अध्यक्ष गुवाहाटी हाईकोर्ट के पूर्व जज विप्लव कुमार शर्मा हैं। साथ ही सदस्यों की संख्या भी 9 से बढ़ाकर 12 कर दी गई है। समिति असमिया लोगों के विधानमंडल और अन्य स्थानीय निकायों में रिजर्वेशन से संबंधित सिफारिशें करेगी। साथ ही समिति असमिया लोगों को सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन देने की जरूरत पर भी विचार करेगी। इसके अलावा समिति उन उपायों की भी सिफारिश करेगी जिससे स्थानीय लोगों की पहचान और संस्कृति को सुरक्षित रखा जा सके। आपको बता दें कि असम समझौते के क्लॉज 6 के अनुसार असमिया लोगों की सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषाई पहचान और संस्कृति को सुरक्षित और प्रोत्साहित करने के लिए संवैधानिक, विधायी और प्रशासनिक रक्षोपाय किए जाएंगे। सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक यानी आरटीआई अमेंडमेंट बिल 2019 को राज्यसभा ने पास कर दिया है। इसके जरिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में संशोधन किया गया है। संशोधन मुख्य रूप से केंद्र और राज्यों के स्तर पर मुख्य सूचना आयुक्त यानी CIC और सूचना आयुक्तों के कार्यकाल, वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तों को लेकर किया गया है। इसे लोकसभा ने पहले ही पारित कर दिया था।
आरटीआई एक्ट 2005 में केंद्र और राज्य स्तर पर मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के लिए 5 साल का कार्यकाल तय किया गया था। संशोधन विधेयक में इस प्रावधान को हटा दिया गया है। इसके मुताबिक अब कार्यकाल का निर्धारण केंद्र सरकार के स्तर पर किया जा सकेगा। 2005 के अधिनियम में केंद्र और राज्य स्तर पर मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का वेतन भत्ता केंद्र व राज्य स्तर पर मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के समान रखा गया था। संशोधन विधेयक में केंद्र और राज्य स्तर पर मुख्य सूचना आयुक्तों और सूचना आयुक्तों के वेतन भत्ते और अन्य सेवा शर्तों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जा सकने का प्रावधान किया गया है। 2005 के अधिनियम में प्रावधान था कि केंद्र और राज्य स्तर पर मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के समय यदि कोई सदस्य अपनी पूर्व सरकारी सेवा के लिए पेंशन या कोई अन्य रिटायरमेंट बेनिफिट ले रहा हो तो उस रकम को उनके वेतन से घटा दिया जाएगा। अब इस प्रावधान को खत्म कर दिया गया है। यहां पूर्व सरकारी सेवा यानी प्रीवियस गवर्नमेंट सर्विस के तहत केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र या राज्य कानूनों के तहत स्थापित निगम और केंद्र या राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित किसी कंपनी में सेवा शामिल हैं। लोकसभा में विपक्ष ने आरोप लगाया कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के कार्यकाल, वेतन भत्ते इत्यादि पर केंद्र सरकार पूर्ण नियंत्रण की कोशिश कर रही है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की स्वायत्तता पर हमला कर रही है। जवाब में सरकार की तरफ से पक्ष रखते हुए कहा गया कि आरटीआई अधिनियम 2005 के मुताबिक सूचना आयोग से संबंधित नियमों को बनाने की शक्ति संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। ऐसे में यह केंद्र सरकार की रेसिडुअरी यानी अवशिष्ट शक्तियों के अधीन है। साथ ही 2005 के अधिनियम में बताई गई नियुक्ति प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है, इसलिए मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की स्वायत्तता को कम करने का आरोप गलत है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अमेंडमेंट बिल 2019 को लोकसभा और राज्यसभा से पारित कर दिया गया है। बिल में एनआईए एक्ट 2008 को संशोधित किया गया है। अधिनियम राष्ट्रीय स्तर की एक एजेंसी का प्रावधान करता है जो कि अधिसूचित अपराधों की जांच और मुकदमा चलाने के लिए जिम्मेदार होगा। एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 और अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के तहत आने वाले अपराध अधिसूचित अपराधों की सूची में शामिल हैं। विधेयक मानव तस्करी, नकली नोट, प्रतिबंधित हथियारों का निर्माण, साइबर आतंकवाद और एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट 1908 के तहत आने वाले अपराधों की जांच भी एनआईए के तहत लाने का प्रावधान करता है। विधेयक में प्रावधान किया गया है कि ऐसे अधिसूचित अपराध जो देश के बाहर हुए हैं उनकी जांच की शक्तियां भी एनआईए के पास होंगी। हालांकि केंद्र सरकार इन मामलों में एनआईए को वैसे ही निर्देश दे सकती है जैसे भारत में हुए अपराधों के लिए देती है। इन मामलों का क्षेत्राधिकार नई दिल्ली में बने स्पेशल कोर्ट के पास होगा। स्पेशल कोर्ट के संबंध में अधिनियम 2008 कहता है कि अधिसूचित अपराधों के लिए केंद्र सरकार स्पेशल कोर्ट का गठन कर सकती है, जबकि विधेयक में कहा गया है कि केंद्र सरकार चाहे तो सेशन कोर्ट को ही स्पेशल कोर्ट की मान्यता दे सकती है। हालांकि ऐसा करने से पहले केंद्र सरकार को उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से कंसल्ट करना होगा जिस हाई कोर्ट के तहत सेशन कोर्ट कार्यरत है। जब किसी एक क्षेत्र में एक से अधिक स्पेशल कोर्ट को मान्यता दी जाएगी तो सीनियर मोस्ट जज के द्वारा मामलों का बंटवारा किया जाएगा। मानव अधिकार संशोधन विधेयक 2019 को राज्यसभा ने पारित कर दिया है। इसे लोकसभा ने पहले ही पारित कर दिया था। इस विधेयक के जरिए मानवाधिकार अधिनियम 1993 में संशोधन किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरपर्सन के पद पर पहले सिर्फ भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके शख्स को ही नियुक्ति दी जा सकती थी। संशोधन के मुताबिक अब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश को भी मानवाधिकार आयोग का चेयरपर्सन बनाया जा सकता है। आयोग के सदस्यों की संख्या अब 2 से बढ़ाकर 3 कर दी गई है, जिनमें से 1 महिला सदस्य होंगी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी एनसीबीसी के चेयरपर्सन, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर के चेयरपर्सन और चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज को मानद सदस्य के तौर पर शामिल किया जाना भी संशोधन में शामिल है। साथ ही आयोग के चेयरपर्सन और सदस्यों के कार्यकाल को 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया है और ये पुनर्नियुक्त होने के लिए योग्य होंगे। राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थिति में पहले हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश को चेयरपर्सन नियुक्त करने का प्रावधान था।
इसमें संशोधन करते हुए अब हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश को भी चेयरपर्सन बनाए जाने का प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार दिल्ली को छोड़कर बाकी केंद्र शासित प्रदेशों के मानवाधिकार मामलों को राज्य मानवाधिकार आयोग को सौंप सकती है। यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली से जुड़े मामले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के तहत आएंगे। राज्यसभा में विपक्ष द्वारा चेयरपर्सन की नियुक्ति को लेकर सवाल उठाया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरपर्सन और सदस्यों की नियुक्ति सिलेक्शन कमेटी करती है। सिलेक्शन कमेटी में प्रधानमंत्री के अलावा दोनों सदनों में विपक्ष के नेता, केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा के उपसभापति शामिल हैं। आपको बता दें कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 द्वारा देश में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग और मानवाधिकार न्यायालयों का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने फिल्म और टेलीविजन उद्योग में बाल श्रम से जुड़े नियमों की अवहेलना को लेकर चिंता जाहिर की है। मंत्रालय ने इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से बाल श्रम से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए सुनिश्चित होने की अपील की है। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट रूल्स 2017 के मुताबिक बाल कलाकारों से एक दिन में 5 घंटे से ज्यादा काम लेने की अनुमति नहीं है। साथ ही बिना आराम दिए 3 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराया जा सकता। इतना ही नहीं, बाल कलाकारों से काम लेने के लिए जिलाधिकारी से अनुमति लेना और प्रोड्यूसर द्वारा इसकी जिम्मेदारी लेना जरूरी है। काम की वजह से बच्चों को 27 दिन से ज्यादा स्कूल से दूर नहीं रखा जा सकता। नियम यह भी कहता है कि इन बच्चों की आय का 20% हिस्सा उनके नाम पर किए गए फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में जमा किया जाना चाहिए। यदि किसी फिल्म में कोई बच्चा शामिल किया गया है तो उस फिल्म में यह डिस्क्लेमर होना चाहिए कि शूटिंग के दौरान बच्चे के साथ दुर्व्यवहार, उपेक्षा या शोषण नहीं हुआ है। आपको बता दें कि चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 को 2016 में संशोधित किया गया था। हाल ही में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए चाइल्ड लेबर एक्ट की अवहेलना संबंधित आंकड़े पेश किए थे। इसके मुताबिक 2014 में जहां 5,595 मामले सामने आए थे, वहीं 2017 में यह संख्या घटकर 942 रह गई। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने डैम सेफ्टी बिल को मंजूरी दे दी है। अब यह संसद में पेश किया जाएगा। इस विधेयक का मकसद देश में 5600 बांधों के सुरक्षित निर्माण और रखरखाव के लिए एक निश्चित प्रक्रिया स्थापित करना है। विधेयक में बांधों की सुरक्षा का दायित्व बांध का स्वामित्व संभालने वाले पर डाला गया है। इसके अलावा एक्ट के प्रावधानों के पालन में चूक होने पर दंड के प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। विधेयक में नियामक निकाय के तौर पर नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी स्थापित करने का प्रावधान है। इसके साथ ही हर राज्य को स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन भी बनाना होगा। आपको बता दें कि 2010 से ही कई बार डैम सेफ्टी बिल संसद में लाया जाता रहा है, लेकिन यह कभी पूरी तरह से पारित नहीं हो पाया। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और ओडिशा जैसे राज्यों ने इस विधेयक का विरोध किया है। इनका मानना है कि यह विधेयक राज्यों की अपने बांधों के प्रबंधन की शक्ति में हस्तक्षेप करता है। मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट बिल 2019 को लोकसभा ने ध्वनिमत से पास कर दिया। इसके जरिए मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 में संशोधन किए गए हैं। विधेयक के मुताबिक सरकार सड़क दुर्घटना के शिकार हुए लोगों को गोल्डन आवर के दौरान कैशलेस इलाज मुहैया कराने के लिए योजना बनाएगी। गोल्डन आवर का अर्थ है जख्मी होने से 1 घंटे तक का समय, जिसमें पीड़ित को मेडिकल केयर देकर मौत से बचाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। हिट एंड रन के मामलों में न्यूनतम मुआवजे की राशि को बढ़ाया गया है। मृत्यु की स्थिति में न्यूनतम मुआवजे की रकम को 25,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए, जबकि गंभीर चोट लगने पर 12,500 से बढ़ाकर 50,000 रुपए किया गया है। विधेयक में केंद्र सरकार द्वारा मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड बनाने की बात की गई है। गुड समार्टियंस यानी दुर्घटना के दौरान मदद करने वाले अच्छे लोगों को परिभाषित किया गया है। इसके मुताबिक जो व्यक्ति दुर्घटना की जगह पर पीड़ित को इमरजेंसी मेडिकल या नॉन मेडिकल सहायता उपलब्ध कराता है, उसे गुड समार्टियन कहा गया है। ऐसे लोगों पर दुर्घटना पीड़ित के जख्मी होने या मृत्यु होने की वजह से किसी तरह का सिविल या क्रिमिनल एक्शन नहीं लिया जाएगा। मोटर वाहन में खराबी की वजह से पर्यावरण या ड्राइवर या अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं को नुकसान होने की स्थिति में केंद्र सरकार वाहन निर्माता को इन व्हीकल्स को वापस लेने का आदेश दे सकती है।
ऐसी स्थिति में वाहन निर्माता या तो वाहन की पूरी कीमत उपयोगकर्ता को वापस करेगा या फिर डिफेक्टिव व्हीकल्स को किसी अन्य वाहन से रिप्लेस करेगा। विधेयक में राज्य सरकारों से परामर्श लेकर केंद्र सरकार द्वारा नेशनल ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी बनाने का प्रावधान है। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड बनाने का भी प्रावधान किया गया है। सेफ्टी बोर्ड केंद्र और राज्य सरकारों को रोड सेफ्टी और ट्रैफिक मैनेजमेंट से जुड़े सुझाव देगा। संशोधन विधेयक में कई मामलों में हर्जाने की रकम को भी बढ़ाया गया है, जैसे अल्कोहल या ड्रग्स लेकर ड्राइव करने पर अधिकतम हर्जाने की रकम 2000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी गई है। वाहन निर्माता अगर वाहन निर्माण के मानकों पर खरा नहीं उतरते तो 100 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसी तरह रोड डिजाइन के मानकों पर खरा नहीं उतरने की स्थिति में कॉन्ट्रैक्टर पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। हाल ही में राज्यसभा ने द एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया अमेंडमेंट बिल 2019 को पारित कर दिया है। अभी इसे लोकसभा से पारित किया जाना बाकी है। यह विधेयक एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी AERA एक्ट 2008 में कुछ बदलाव करेगा। इस विधेयक के जरिए मेजर एयरपोर्ट की परिभाषा में बदलाव आएगा। मौजूदा समय में मेजर एयरपोर्ट के तहत ऐसे एयरपोर्ट शामिल हैं जिनका सालाना यात्री ट्रैफिक 15 लाख से ऊपर है, या फिर केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई भी एयरपोर्ट इस श्रेणी में शामिल होता है। विधेयक के माध्यम से इस 15 लाख की सीमा को बढ़ाकर 35 लाख कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि AERA एक सांविधिक निकाय है। इसकी स्थापना एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 2008 के माध्यम से की गई थी। यह विभिन्न वायुयान सेवाओं के लिए टैरिफ और मेजर एयरपोर्ट्स के लिए डेवलपमेंट फीस का निर्धारण करता है। इसके अलावा यह यात्री सुविधा शुल्क भी निर्धारित करता है।